5 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आपकी भागीदारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़कर सीधे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम प्राकृतिक खेती के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात होगी समेकित कृषि प्रणाली के बारे में। जी हां, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए ये दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उससे तारतम्य बिठाते हुए लाभकारी कृषि अगर करनी है तो प्राकृतिक खेती और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाना जरूरी है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर वीएस तोमर, आप अध्यक्ष है शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर चंद्र भानु, आप प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं प्राकृतिक खेती से, जिस पर काफी जोर दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसकी क्या वजह है इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो डॉक्टर तोमर बताएं हमें कि क्यों प्राकृतिक खेती को अभी समय की मांग बताया जा रहा है, क्या लाभ है इनके? प्राकृतिक खेती हमारा एक भविष्य है जी, और ये भविष्य में इसलिए कहता हूँ कि जिस प्रकार से आबादी में वृद्धि हुई, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ा या उनका दोहन हुआ, औद्योगिक विकास हुआ और कृषि का भी विकास बहुत तेज़ी से हुआ। अगर हम अपने पुराने लक्ष्यों को देखें, हमारे उत्पादन के जो आंकड़े हैं, आज़ादी के बाद हमारी क्या स्थिति थी और आज हम किस स्थिति में हैं। इस उत्पादन पद्धति को जब हमने अपनाया, हमने अधिक से अधिक उत्पादन लिया और उसमें जो हमारे पहले परंपरागत तौर तरीके थे उनसे हम विमुख होते चले गए, दूर होते चले गए और हम रसायन आधारित खेती की तरफ अग्रसर हो गए। हमारी मृदा की उर्वरता जो हमारी माता के अनुरूप है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई, जल धारण शक्ति कम हो गई, कम होने लगी। उसके अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीवी हैं उनकी संख्या कम होने लगी और इन तीनों के मिलने के कम होने के कारण हमारी उत्पादन क्षमता पे प्रभाव देखने में आया जी। और कुछ हद तक इसको हम बहुत सारी कृषि की जो पद्धतियां हैं उनको अपना करके हमने उसको कम करने का प्रयास किया। लेकिन आज का जो समय है और पिछले कई वर्षों में हमने कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारियों को देखा, जिनमें एक ही उसका उपाय आया कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा
इस प्रकार की बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके तो लिए इस हमारा लिहाज से भी पोषण, अगर देखा जाए, जी हाँ, पोषण के लिहाज से भी देखा जाए तो प्राकृतिक खेती काफी लाभकारी है। कैसे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हरित क्रांति के दौर में खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, जिसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक रहे। रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती गई, मित्र कीट व बैक्टीरिया मारे जाते रहे, जिसका सीधा असर मिट्टी की प्राकृतिक सेहत और पैदावार पर पड़ा और खेती में लगने वाली लागत में इजाफा होता गया। इसलिए अब किसान एक बार फिर प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। इससे जीवन और प्रकृति के बीच तालमेल बैठाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में पशुधन का खासा योगदान है। पशुओं के गोबर व गौमूत्र से प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। इस समय हमारे देश में गुजरात के डांग जिले में 100% प्राकृतिक खेती की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में करीब 5000 गांव में इसकी योजना बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पद्धति को फिर से लॉन्च किया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक 3.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार हो। इसे बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को 4,980.99 लाख का भुगतान भी किया गया। इतना ही नहीं, प्राकृतिक व जैविक खेती को और समृद्ध बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को संशोधित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक खेती को बेहतर तरीके से समझे और अपना सके। तो ये थी प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चंद्रभानु, समझना चाहेंगे आपसे कि क्या है समेकित कृषि प्रणाली और इसे अपनाने से क्या फायदे हैं? समेकित कृषि प्रणाली खेती की वह विधा है जिसमें हम खेती के कई सारे कंपोनेंट फसलोत्पादन के अलावा उन्हें इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि किसान की जो खाद्य आवश्यकता है, उसकी पोषण आवश्यकता है, खाद्य आवश्यकता, जैसे उसके और उसके परिवार के मेंबर को पेट भर खाना मिले। इसके अतिरिक्त पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसे कि न्यूट्रिएंट बैलेंस फार्म में उसके परिवार को मिले, जैसे कि उसको सफिशिएंट मात्रा में ऊर्जा चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। ये भी समेकित कृषि प्रणाली का एक उद्देश्य है। दूसरा, इसके अतिरिक्त उसे कुछ अतिरिक्त आमदनी उसके जो खेत है उससे मिले, ताकि उसके जो अन्य खर्चे हैं किसान के, उससे उनकी पूर्ति करी जा सके। इसके अतिरिक्त समेकित कृषि प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है, खेती का खर्चा घटाकर मार्केट डिपेंडेंसी खत्म करना किसान की। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे फसलोत्पादन में कई सारे उर्वरक और पेस्टिसाइड किसान बाजार से खरीदता है और बाजार पर निर्भर रहता है, जबकि समेकित कृषि प्रणाली में चाहे फसल अवशेष हो, चाहे डेयरी कंपोनेंट हो या दूसरे जो कंपोनेंट हैं, उनके जो बाई प्रोडक्ट है उनको रिसाइकिल करके फसलों में न्यूट्रिएंट की आपूर्ति मैक्सिमम वहीं से हो जाए, जिससे किसान को बाजार से कम आगतों की खरीद करनी पड़े और उसके खेती का खर्चा घटे और जो नेट इनकम बढ़े। आते हैं समेकित कृषि प्रणाली के फायदे क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तो किसी भी किसान परिवार को भरपूर भोजन चाहिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो जब हम किसी एक लैंड एरिया में कोई खेती करते हैं तो फसलों का एडजस्टमेंट इस प्रकार से करते हैं कि उसको सीरियल क्रॉप भी मिले, जैसे गेहूं, धान, मिलेट्स हो गया, और कई हमारी खाद्य फसलें हैं उनका कॉम्बिनेशन अच्छे से रखें। इसके अलावा आवश्यक मात्रा में प्रोटीन की पूर्ति हेतु उसे दलहनी फसलें भी लेनी चाहिए। इसके अलावा तिलहनी भी फसलें लेनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सब्जियां और फल
जो कि विटामिन और मिनरल का मुख्य स्रोत हैं। और कई किसान जो कि हमारे देश के कई क्षेत्रों से कमर्शियली वो धान गेहूं फसल चक्र या कोई लिमिटेड फसलों वाले फसल चक्र अपनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो बाजार से खरीदते हैं। और आपको आजकल पता है कि बाजार से खरीदी गई फलों और सब्जियों में पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बजाय जो किसान है वो अपने खेतों में यहाँ खुद ही करेगा, उगा कम सकते हैं। पेस्टिसाइड जी जी बिल्कुल प्रयोग और करेगा। क्या कुछ फायदे हैं और किस तरह से समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 86% के आसपास है। हर तोड़ मेहनत के बावजूद खेती से इन्हें कोई खास कमाई नहीं हो पाती है। यही वजह है कि बहुत सारे किसानों का कृषि से मोह भंग हो रहा है। हालांकि मोह भंग कोई स्थायी समाधान नहीं है। असल समाधान समस्या का हल तलाश करना है। समेकित कृषि प्रणाली बेहतर हल साबित हो सकता है। ये ऐसी प्रणाली है जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा फल और सब्जी उत्पादन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी मुख्य खेती से जुड़े व्यवसाय हैं और एक दूसरे के पूरक भी। मिसाल के तौर पर पशुपालन से किसान को प्राकृतिक खाद मिल जाती है और खेती से पशुओं के लिए चारा। इसी तरह मधुमक्खियाँ फसलों में परागण को प्रोत्साहित करती हैं और उत्पादन बढ़ाती हैं। दरअसल हमारे देश में किसानों को आमतौर पर एक ही तरह की फसलें बार बार बोने की आदत है। इससे मिट्टी में खास तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और उसकी उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है। समेकित खेती में चूंकि फसल चक्र और फसल विविधीकरण का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए इसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। साथ ही बीमारियों और कीटों की संभावना भी कम हो जाती है। जाहिर है इससे लागत कम और आय बढ़ जाती है। इसके अलावा किसान को 12 महीने कमाई होती रहती है, कभी सब्जियों से, कभी फलों से, कभी मधुमक्खियों से, कभी मछलियों से और कभी पशुपालन से। जी हाँ, तो समेकित कृषि प्रणाली आपके लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और अतिरिक्त आमदनी का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे, लेकिन आइए प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती को अक्सर गाय आधारित खेती भी कहा जाता है। इसकी क्या खास वजह है? जो पशुधन है उनकी क्या भूमिका है इस तरह की पद्धति में? निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती में गाय की या पशुओं की या अन्य पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है जी। और गाय का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाय हमारा यहाँ का पहले से ही पूरे देश में विभिन्न किस्में इसकी मिलती हैं और किसान इसका पालन करते रहे हैं और जीविकापार्जन का प्रमुख आधार रहा है जी। तो गाय आधारित भी कह सकते हैं या पशु आधारित भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए प्रकृति द्वारा जो हमें अवसर दिए हैं, जैसे उसमें पशु हैं या हमारे वन क्षेत्र हैं या हमारे औषधीय पौधे हैं या लाभकारी जीवाणु हैं या हमारे पक्षी हैं और या प्राकृतिक जल है, इन सब को अगर हम एक तरह से परोलें आपस में और इनके इस्तेमाल को हम आपस में जोड़ दें तो हम प्राकृतिक खेती को सफल बना सकते हैं। जब हम गाय विशेष की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गाय का अगर हमको उसका मूल्यांकन करना है, एक दिन में हमारी जो सामान्य भारतीय नस्ल की गाय हैं वो तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम गोबर और 10 से 15 लीटर पेशाब का उत्पादन करते हैं। और अगर हम पशुओं की संख्या के साथ गोबर की मात्रा, पेशाब की मात्रा, उसका मूल्यांकन करें तो एक साल में हमारा जो पशु है वो औसतन जो है एक महीने में देखेंगे तो हमको तकरीबन 9 से 10 क्विंटल गोबर देता है जी। और तकरीबन 250 से 300 लीटर पेशाब का उत्पादन करता है। अगर हम इन संसाधनों को खेती में पूरी तरह से इस्तेमाल में ले आए जी। तो निश्चित रूप से जो हमारी मृदा में कार्बनिक तत्व की कमी, पोषक तत्वों की कमी, सूक्ष्म जीवियों की कमी और उनके चलते चलते जमीन की जल धारण क्षमता, हमें बार बार पानी देना और फसलों में तरह तरह के पोषक तत्वों की जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी जो
कमी है ठीक है, उनको हम उसकी इसके पूर्ति माध्यम की से जा पूरा सकती कर है। सकते हैं। जी जी डॉक्टर और इस तोमर, प्रकार- माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी पूरी तरह से जी, डॉक्टर नंद स्वरूप जी, आपका प्रश्न आपने टीवी के इतने नज़दीक होकर के बोला इतनी तेजी से, आपका प्रश्न हमको पूरा समझ में ही नहीं आया। आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? जहाँ तक मुझे जी आप ठीक है, निश्चित रूप से मैं मिश्रा जी मैं अब आपका प्रश्न समझ गया। आपका है कि प्राकृतिक खेती को अपनाने से क्या किसान की आमदनी बढ़ेगी और क्या हम देश को उसकी मांग को आपूर्ति कर सकते हैं, शायद आप यही कहना चाहते हैं। बढ़ती जनसंख्या की मांग की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से संभव है या नहीं? ये जो प्रश्न है आपका, ये एक बड़ा मौलिक प्रश्न है और हर व्यवस्था निर्माण करने वाले के मन में ये प्रश्न आता है कि अगर हम प्राकृतिक या कार्बनिक या हमारी परंपरागत खेती की तरफ को अगर हम अग्रसर होते हैं, क्या वो लाभकारी होगी। मैं आपको निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 7 सालों से पूसा संस्थान के अंदर एक खेत को हमने पूरा ऑर्गेनिक बनाया, जिसमें सब्जी उत्पादन करता हूं और अभी हमने भिंडी लगाई हुई है। प्राकृतिक तरीके से हम उसका पैदावार ले रहे हैं और हम कार्बनिक तत्वों का इस्तेमाल करके, जिसमें यूरिया, डीएपी और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल, दोनों के उत्पादन में कोई फर्क नहीं है, तो उससे हमारी लागत में कमी आई है और हमारी फसल बेहतर है, उसका उत्पाद आकर्षक पैदा हो रहा है। और मैंने ये भी देखा है, आज ही मैं अपने खेत में था, कि हमारे जो प्राकृतिक रूप से या कार्बनिक रूप से उगाई गई जो भिंडी है, उसके अंदर रस चूसक कीड़ों की प्रकोप भी कम है और दूसरी अपेक्षा में। जब हम इन प्रकार के प्रबंध व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी लागत कमी आएगी, और लागत कमी आएगी तो हमारा जो खर्चा है वो कम होगा, तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है बढ़ती हुई आबादी को। आप आज हमारी आबादी, हम विश्व में सबसे बड़े संख्या में देश बन गए हैं और हमने जो आज़ादी के बाद देश ने तरक्की की है वो सारी दुनिया के सामने है। आज हम कितनी अधिक मात्रा में हर चीज़ों का उत्पादन करें, दूध का उत्पादन देखिए, सब्जियों का, फलों का, और बागवानी की अधिकांश फसलें मैं कहना चाहता हूँ, चाहे फल हों चाहे फूल हों, औषधीय पौधे अधिकतर अभी काफ़ी हद तक प्राकृतिक तौर तरीकों से ही अपनाए जा रहे हैं। और जब हम इनको प्राकृतिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हम धीरे धीरे उस उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। हमारा आज 8 साल का खेत हो गया है, उससे हम बराबर उतना ही उत्पादन ले पा रहे हैं। सर्दी के मौसम में डॉक्टर तोमर ने बताया कि उत्पादन में किसी तरह का फर्क नजर नहीं आया, ये जो प्राकृतिक खेती है इसे अपना करके देखा गया है। नंदस्वरूप जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा हेलो किसान कार्यक्रम में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्राकृतिक खेती और साथ ही समेकित कृषि प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, और जैसे कि हमारी बातचीत हो रही है, अगर खेती को टिकाऊ बनाना है तो जाहिर तौर पर पर्यावरण के साथ तारतम्य बैठा करके चलना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर चंद्रभानु, अगर समेकित कृषि प्रणाली की बात करें तो पर्यावरण के साथ इसका कैसा ताल्लुक है? क्या पर्यावरण को भी लाभ होता है अगर किसान समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा एग्रो इकोसिस्टम है, जहाँ पर कि हम खेती कर रहे हैं या फसलोत्पादन कर रहे हैं, जब हम उसका विविधीकरण करेंगे, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री वाले पौधे हों, चाहे फल वाले पौधे हों, इनके माध्यम से, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लंबे समय तक जब कोई पेरेनियल पौधा उगता है, फलों का या जंगल वाले पौधे, टिम्बर प्लांट, तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अवशोषित होकर लकड़ी के फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरह से जब विविधीकरण करते हैं फलों या जंगली पौधों के माध्यम से कृषि प्रणाली का, तो डायरेक्ट हवा में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर अवशोषित हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाती है। जब भी आप किसी समेकित कृषि प्रणाली वाले फार्म से गुजरेंगे तो वैज्ञानिक अध्ययन पर हमारे फार्म पर यह भी पाया गया है कि वहाँ पर थोड़ा आसपास के वातावरण की अपेक्षा तापमान भी कम होता है। तो एक तरह से आप देख रहे होंगे जो चेंजिंग क्लाइमेटिक सिनेरियो है, इसमें जहाँ जहाँ समेकित कृषि प्रणाली नहीं अपनाई गई है वहाँ वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिला है, प्रदूषण भी ज़्यादा रहता है। तो अगर इस समस्या को हल करना है तो समेकित कृषि प्रणाली जो विविधीकरण के द्वारा हम पर्यावरण को बहुत हद तक सामंजस्य बिठा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। बिल्कुल। और जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है तो यही कहा जाता है इसमें कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बजाय उसका समुचित उपयोग प्राकृतिक खेती में किया जाता है। ऐसे कैसे हो पाता है, क्या विधि है इसकी, इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। कपिल जी बरेली उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कपिल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी कपिल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कपिल जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, क्या आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं? जी कपिल जी। चलिए, लग रहा हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि डॉक्टर तोमर में बात कर रही थी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग किया जाता है प्राकृतिक खेती में। ऐसे में पानी की खासतौर पे बात करें तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक खेती में किस तरह से इसका समुचित उपयोग होता है? मिट्टी में जो नमी है उसी को बरकरार रखते हुए या फिर मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाने के किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती, हम जब कार्बनिक खेती की बात करते हैं और निरंतर इसको हम परिचालित करते हैं, अपनाते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, मेरा ये मानना है कि हम इसमें विश्वास और श्रद्धा के साथ काम करना है। और ये जब हम इसको निरंतर करते हैं, निरंतर करने से मृदा के अंदर कार्बनिक तत्व में सुधार होता है, और जब कार्बनिक तत्व में सुधार होता है तो मृदा की संरचना में भी सुधार होता है और जीवाणुओं की गतिविधियों में वृद्धि होती है और जमीन की जल धारण क्षमता होती है। हमने ये भी अपने अनुसंधान में करके देखा है, ऑब्जर्वेशन ली है कि भाई किस तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाने से सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हुई, पानी देने की मात्रा में कमी हुई और उसमें जो है सूक्ष्म जीवों के और इन दोनों की या मृदा की संरचना में सुधार हुआ। तो ये एक सकारात्मक लक्षण है। इसकी निरंतरता अगर हम करते हैं तो इन जो ये हमारे
अवयव हैं इनमें सुधार संभव है। और जहाँ तक बात है पानी की, पानी खेती का बहुत बड़ा आधार है, बिना पानी की खेती संभव नहीं है। और जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है वहाँ पे खेती का स्वरूप बिल्कुल अलग है और वहाँ पे फसलों की उत्पादन क्षमता भी कम है। और जहाँ पानी है तो पानी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसका हमें इस प्रकार से उपयोग करना है कि ये हमें लंबे समय तक खेती के लिए या जीवन के लिए, जीवन की रक्षा के लिए उपलब्ध होता रहे। तो हम जो हमारा भूजल है उसका दोहन कम करना है और उसमें प्राकृतिक खेती एक मददगार हो सकती है, क्योंकि उसमें कम पानी में हम उतना ही उत्पादन लेने में सफल हो सकते हैं अगर हम उसको जो है इनऑर्गेनिक तरीके से अपनाते हैं। बिल्कुल, और खेती के दौरान पानी की बचत की जा सकती है प्राकृतिक खेती को अपनाकर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चंद्रभानु आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसान समेकित कृषि प्रणाली को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उसके अनुसार अलग अलग तरह के मॉडल होते हैं कृषि प्रणाली के, तो किस तरह से उन्हें अपनाना चाहिए इसे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई समेकित प्रणाली, कृषि प्रणाली मॉडल डिजाइन करना है तो पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन से कृषि प्रणाली के कंपोनेंट लिए जा सकते हैं और फार्मर की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल, तो आवश्यकता आप उदाहरण से समझाएं हमें। उदाहरण का मतलब मैं ये बताना चाहूँगा मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ ने लगभग 10-12 साल पहले एक सर्वे किया था और वहाँ पर पाया कि जो औसत जोत है वहाँ के किसान की वो 1.5 हेक्टेयर है, मतलब 1.5 हेक्टेयर के आसपास है। तो उसी पर हमारे संस्थान ने एक फार्मिंग सिस्टम मॉडल डिजाइन किया और वहाँ पर फार्मर की जो औसत परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से लेकर 6 तक थी। तो 5 से 6 सदस्यों की खाने की आवश्यकता क्या होगी, उसको सीरियल का कितना खाद्यान्न चाहिए, कितनी दलहन चाहिए, कितना तिलहनी फसल चाहिए और उसमें अगर 2-3 पशुओं को रखते हैं उस कृषि प्रणाली में जिससे कि वहाँ के न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो खेत के, तो उससे कितना चारा 3 पशुओं के लिए चाहिए, उस चारे का भी उस क्रॉप रोटेशन में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड जो क्रॉप रोटेशन के अलावा हम लोगों ने वहाँ पर हार्टिकल्चर क्रॉप्स, फल वृक्षों का भी समावेश किया, बाउंड्री प्लांटेशन के माध्यम से मछली पालन कंपोनेंट को भी लिया, वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग यूनिट को किया ताकि फसल अवशेषों और जो वेस्ट पदार्थ डेयरी के हमारे निकल रहे हैं जैसे पशुओं के गोबर और मूत्र, इनको रिसाइकिल करके फसलों की मैक्सिमम आवश्यकता जो न्यूट्रिएंट की है वो उसी में रिसाइकिलिंग के माध्यम से हम पूर्ति कर सकें। तो हम लोगों ने यह पाया वहाँ पर कि लगभग 400 से 500 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को हम वहीं से प्राप्त कर ले रहे हैं और लगभग 60% न्यूट्रिएंट जो विभिन्न फर्टिलाइजर के माध्यम से किसान बाहर से खरीद रहा है उनकी पूर्ति वहीं से वहीं हो जा रही है। अब यहीं पर देखिए कि इससे पर्यावरण संतुलन भी मदद मिल रही है, खेती का खर्चा घटाने में भी मदद मिल रही है और वो ओवरऑल किसान की नेट इनकम को बढ़ा रहा है। इसके अलावा मैडम वहाँ पर ये भी लाभ पाया गया कि किसान को एक बैलेंस फार्म में खाद और पोषक तत्वों की आपूर्ति हुई। इसके अलावा सामान्य तौर पर वहाँ का किसान जो गन्ना, पेड़ी और गेहूं का फसल चक्र अपनाता है और कुछ एक किसान 2-4 पशु पालते हैं, उनमें अधिकतम लाभ प्रति हेक्टेयर उनको 2 से 2.5 लाख तक होता है। लेकिन जब वह 1.5 हेक्टेयर पर समेकित कृषि प्रणाली मॉडल अपनाया तो वहाँ का लाभ 4.5 से 5 लाख रुपए प्रति 1.5 हेक्टेयर हमारे मॉडल के माध्यम से पाया गया। तो बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर आपने दिया और किसान जान गए होंगे इस बात से कि कितना ज़्यादा लाभ इससे जुड़ा हुआ है अगर आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। पंकज जी सीहोर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पंकज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी बताएं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए पंकज जी। मैंने जो रहते हमारे मांडू उनका जो गोबर रहता है सड़ते ही नहीं, वो मतलब वैसा का वैसे रहता, 2 साल तक पड़ा रहता है, पर सड़ते ही नहीं वो। जी डॉक्टर तोमर, अगर आप इनका सवाल समझ पाए हो। मैं इनका सवाल क्या जानना चाहते हैं मालवीय जी, आपका सवाल ही नहीं हम समझ पा रहे हैं। आप पंकज जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी
सर हमारा सवाल ये था कि जो अपने पशु रहते हैं, गाय भैंस मार्ग जो रहते हैं, हाँ, इनका जो गोबर रहता है, हाँ, सही मतलब खाद बनते ही 2 साल तक पड़ा रहता है, रहने पर वो खाद बनते ही नहीं है। हाँ, अब हम आपकी बात बिल्कुल समझ गए। देखिए, आपके पास 3-4 पशु हैं, उनसे आपको गोबर मिल रहा है, उनसे उनका मूत्र मिल रहा है और उनकी बिछावन भी आपके पास होती है, लेकिन आप खाद नहीं बना पा रहे हैं जी। तो देखिए, खाद गोबर को और उसके मूत्र को मिला करके या कंपोस्ट को मिला करके या तो आप पूरी तरह से गोबर का खाद बना सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से आप गड्ढे बना लें, गड्ढे बना करके उसमें भर के उसको ऊपर से ढक दें मिट्टी की लेयर से और उसको 5 से 6 महीने के लिए छोड़ दें, तो वो स्वतः ही गोबर की खाद गल जाएगी। आम तौर पे हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई जगह की कमी के कारण या आलस के कारण वो गड्ढों का निर्माण नहीं करते या उचित जगह पर गोबर को इकट्ठा नहीं करते हैं और उसको सड़ने का, फर्मेंटेशन होने का, सड़ने का, गलने का पूरा अवसर नहीं देते हैं। क्योंकि प्राकृतिक तरीके से अगर आप गोबर को इकट्ठा करते हैं, जून से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर तक डालते हैं, तो उसको तैयार होने में तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। लेकिन उस विधा में काफ़ी सुधार हुए हैं कि उसको हम तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, 4 महीने के समय को हम 2 महीने कैसे कर सकते हैं और उसको या और कमी लाई जा सकती है। उसके लिए हमने हमारे संस्थान में ही इस तरह के कंसोर्शिया सूक्ष्म जीवों के तैयार किए हैं, जिनको मिला करके समय समय पर पलटने से हम उसको 4 महीने के बजाय उसको 2 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो इस दिशा में आपको कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर के अंदर आप जाएं, आप किस प्रकार से गोबर की खाद को, गोबर को और उसके पशुओं के जो मूत्र हैं या उसकी बिछावन है उसको मिलाकर के कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। अन्यथा आप कभी जब दिल्ली आएँ, हमारे संस्थान में आप आइए और सूक्ष्म जीवी संभाग के माध्यम से हम आपको दिखवाएंगे कि ये किस प्रकार से हम गोबर की खाद को कम से कम समय में उसको एक बेहतर उर्वरक बनाने में कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब पूसा के अंदर संभव है, और मैं तो खुद एक ग्रामीण परिवेश में पैदा होकर के पल के आया हूँ, हमने देखा हम अपने गांव में खुद इतना अच्छा गोबर तैयार कर लेते थे और हमें मालूम था कि कितने महीने में तैयार हो जाएगा, और वो तैयार होने के बाद उसका रंग बदल जाता है, उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है, वो काला हो जाता है और भुरभुरा हो जाता है और उसके बाद वो खेती में इस्तेमाल के योग्य बन जाता है। तो पंकज जी, विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप गोबर की खाद तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्राकृतिक खेती और इसके साथ ही समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल था सर कि प्राकृतिक खेती के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह की प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनकी खली वगैरह, गौमूत्र, गोबर, हर चीजों का इस्तेमाल होता है। तो मैं जानना चाह रहा था कि एक रबड़ नाव बनाने में और कम भूले ना, इसके लिए बुक्स वगैरह आती है कि हम उसमें देख कर चने में कैसा, मक्के में कैसा, इसमें हम पढ़ के उसको बना सके और खेतों में इस्तेमाल कर सके। तो कोई बुक्स किताब वगैरह आती है क्या इनकी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है विपिन जी। हर एक फसल के लिए पोषक तत्वों की मांग अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग मौसम है, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, फसलें मौसम अनुरूप लगाई जाती हैं और उनकी पोषक तत्वों की मांग, उनकी जो है खेती करने के तौर तरीके एकदम से अलग होते हैं। तो ये एक विषय है। दूसरा जो आपने कहा कि भाई हम किस प्रकार से इनको तैयार करें, हमने अभी जैसे बताया कि आप गोबर की खाद को कैसे अच्छी प्रकार से सड़ा सकते हैं। गोबर की खाद से आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या आप नीम की खली का सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में अहाते में नीम का पेड़ है, औसतन एक नीम का पेड़ अगर आपको 15 से 20 साल का है, तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम नीम की जो फली हैं वो मिल जाती हैं। उनसे आप खाद के अलावा उनके फली से, आपके बीज से, नीम की जो वो हैं, उनसे आप कीटनाशक बना सकते हैं। और 100 लीटर पानी में अगर आप 5 किलोग्राम उसको कूट करके बारीक करके उसको मिला देते हैं और उसमें पानी में 8 से 10 दिन तक रखा रहने देते हैं, उसको हिलाते रहते हैं और उसको फिर छान करके आप 5% का ये जो नीम सीड के कर्नल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आप अपनी फसलों में कर सकते हैं। इस प्रकार से नीम का एक उर्वरक, नीम का जो एक कीटनाशक आपको तैयार हो जाएगा। या नीम की निबोली से आप सुखा करके उसका तेल निकाल सकते हैं और उस तेल का इस्तेमाल आप अपनी खेती में कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने प्रारंभ में ही कहा था, प्राकृतिक खेती, प्रकृति द्वारा उत्पन्न जो हमारे उत्पाद हैं, पेड़ हैं, उनको अगर हम इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे वो नीम है, उनका रोपण अपने खेतों में करते हैं या घरों में करते हैं और उनकी निबोलियों का सुखा करके तेल या उसका खली बनाते हैं या उसका NS के 5% का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से आप करंज कर सकते हैं। और इस प्रकार से अनेक हमारे पौधे हैं जिनको हम उगा करके उनके फलों को, बीजों को औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल में, जो जैसे हमारे दलहनी कई पौधे हैं, लूसीनिया है, उसको आप उगा सकते हैं खेत के किनारे। उसकी जो शाखाएं हैं उनको काट करके फसल की रोपाई के बाद उसके बीज के स्थान में उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि उसमें खरपतवारों को उगने से रोका जा सके, नमी का संरक्षण हो सके। इस प्रकार से आप अपने आसपास में जो उपलब्ध पौध हैं या अपने खेत में आपने उस योजना के तहत उन पौधों को उगाया है, तैयार किया है, उनके इस्तेमाल को आप कर सकते हैं। जी विपिन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चंद्रभानु, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर इस समेकित कृषि प्रणाली के बारे में किसान और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया मैडम। हमारे भारतवर्ष में हमारे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के लगभग 94 सेंटर हैं और लगभग हर स्टेट में हमारे संस्थान के केंद्र हैं। तो जो भी किसान भाई, चाहे वो समेकित कृषि प्रणाली में या जैविक कृषि प्रणाली में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्थान के पते पर फ़ोन कर सकते हैं और हम उनके क्षेत्र विशेष के हिसाब से
उचित स्थान बताएंगे कि वो अपने स्टेट में कहाँ पर इसमें समेकित कृषि या प्रणाली या जैविक कृषि प्रणाली पर प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे सब हमारा कोई किसान भाई तमिलनाडु से हैं, तो तमिलनाडु में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में हमारा एक केंद्र है, वो समेकित कृषि प्रणाली और जैविक कृषि प्रणाली पर विधिवत रूप से प्रशिक्षण देते हैं, किसानों को सलाह देते हैं। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पर बड़ा पानी में भी हमारे एक केंद्र है और वहाँ पर भी इस पे जैविक खेती पर और समेकित कृषि प्रणाली पर प्रशिक्षण और सलाह का कार्य दिया जाता सलाह दी जाती है। मध्य भारत में भी, पश्चिमी भारत में भी और उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हमारे संस्थान है जहाँ से किसान भाई उचित प्रशिक्षण और सलाह समेकित कृषि प्रणाली के बारे में ले सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल ईमेल के जरिए हमारे दर्शक हमें भेजते हैं, तो ऐसे कुछ सवालों को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है शैलेंद्र राठौर जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में प्रवेश करते समय जमीन को प्राकृतिक खेती बनाने लायक किस तरह से बनाया जाए, प्राकृतिक खेती के लायक। तो डॉक्टर तोमर बताएं। इसमें बहुत सीधी सी बात है कि जब आप रासायनिक खेती से गैर रसायन खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ परिवर्तन होना चाहते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है जी। क्योंकि जो हमने रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी या फफूंदनाशी अपनी फसलों में इस्तेमाल किए हैं उनके अवशेष ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो उसके लिए जो हमारा नियम है, अगर आप पूर्ण कार्बनिक उत्पादन की तरफ जाना चाहते हैं तो 3 वर्ष का बदलाव का समय, कन्वर्जन पीरियड रखा गया है कि जिस साल से आप प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं उससे तीसरी साल में आप अपने खेत को पूरी तरह से प्राकृतिक खेती में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये एक समय सीमा है, लेकिन आप उत्पादन वो जैविक नहीं होगा, आप सुरक्षित उत्पाद पहले वर्ष से ही लेना आरंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे आप जब उसकी आगे बढ़ते हैं वर्ष प्रति वर्ष, इस प्रकार से आपका ये तीसरी साल में पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप उस खेत से कार्बनिक रूप से उत्पादित फल, सब्जी या खाद्यान्न, तिलहन, दलहन को आधिकारिक तौर से उसका मूल्यांकन करा सकते हैं और उसका निरीक्षण करा करके जो हमारे हर एक राज्य में लगभग इस प्रकार की संस्थाएं आजकल उपलब्ध हैं। पीजीएस के माध्यम से आप उसका प्रमाणीकरण करा सकते हैं या जो और भी एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से संभव है, आप इस प्रकार से उत्पादन के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। गजेंद्र जी बुल्ढाना महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी गजेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी बताएं। जी गजेंद्र जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया फिर से दोहराइए। जी जी हाँ, तो ये तो जी गजेंद्र जी, क्या आप ये जानना चाहते हैं जिस तरह से डीएपी और अन्य जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल किया जाता है खेतों में, उसी तरह से अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो क्या विकल्प होते हैं किसानों के पास? डॉक्टर तोमर, जो उर्वरा शक्ति है या जो पोषक तत्व है जो फसलों को चाहिए होती है उसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाए? देखिए, फसलों की पोषण, वृद्धि और बढ़वार के लिए, बेहतर उत्पादन के लिए हमें वांछित मात्रा में पोषक तत्वों का उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। जी। और इसके लिए हमारे पास विकल्प हैं। विकल्प क्या है? पहला तो हमारे पास गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है जी। इसके बाद जैसे डीएपी की आपने बात की, जिसमें फास्फोरस की बात, हमारे पास रॉक फॉस्फेट उसके लिए उपलब्ध है। सीमित मात्रा में हम हड्डी का चूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास खलियां हैं, केक्स हैं, नीम की खली है, सरसों की खली है, मूंगफली की खली है, केक्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसके साथ साथ मिश्रित खेती कर सकते हैं। धान्य फसलों के साथ साथ हम दलहनी फसलें लगा सकते हैं, जिससे उनसे
वातावरण में उपलब्ध नाइट्रोजन का स्थायीकरण किया जा सकता है और उनके गिरने वाले जो पत्ते हैं वो जमीन के अंदर फिर उसमें कार्बनिक तत्व को बढ़ाने में मददगार करते हैं। तो कई तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है कार्बनिक खेती में, इसीलिए हम कई बार इसको परंपरागत खेती भी बोलते हैं, क्योंकि जो आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जिस प्रकार हमारे पूर्वज इसको करते रहे हैं उसमें सारे अवयवों का इस्तेमाल था। तो वही बात आती है कि आप प्राकृतिक खेती में इन सब का समायोजन कर सकते हैं और आप अपने जो विकल्प हैं, चाहे उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, ढैंचे की ग्रीन मैन्योरिंग की जा सकती है, दलहनी की जा सकती है, मूंग की जा सकती है, उड़द की जा सकती है, या सनई की जा सकती है, या लुसेनिया की पत्तियों को हम अगर हमारे पास किनारे पे लगी हुई उनको काट करके उसमें डाल करके उसको सड़ा गला करके उर्वरकों का तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ये विकल्प हैं जो प्राकृतिक तौर तरीकों से मिलने वाले उत्पाद हैं, वो उसके विकल्प हो सकते हैं। हाँ, मात्रा में कम ज्यादा हो सकते हैं कि भाई एक यूरिया का एक कट्टे 45 किलो से अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें 40% नाइट्रोजन होती है, तो उसमें जो है 21-22 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी। गोबर की खाद के माध्यम से, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, नीम की खली के माध्यम से या हमारी ग्रीन मैन्योरिंग के माध्यम से हम उसको कम कर सकते हैं, या उनकी मात्राओं का मूल्यांकन करके हम उसको फिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गजेंद्र जी, बहुत सारे विकल्प आपके पास है। रसायनों के इस्तेमाल के बजाय आप इन प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम प्राकृतिक खेती और समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रभानु, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में 86% के आसपास जो किसान हैं छोटे और सीमांत किसान हैं। ऐसे में जिनके पास ज़मीन की जोत कम है, अगर वो समेकित कृषि प्रणाली को अपनाना चाहते हैं तो उनके पास किस तरह के विकल्प है, किन घटकों को वो शामिल कर सकते हैं इनमें? बिल्कुल सही प्रश्न उठाया मैडम आपने जी। कई किसान हमारे देश के ऐसे हैं जो कि मार्जिनल और या सीमांत की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जोत बहुत ही कम होती है जी। ऐसे किसानों को चाहिए कि वो जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं वो तो बाहर से खरीद लें, क्योंकि इनमें केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह के रेजिड्यू कम होते हैं। पर जो सब्जियां और फल होते हैं, डेयरी कंपोनेंट जैसे पशुधन है दूध के लिए, वो अपने खेत पर ही पालें। जो लिमिटेड खेत है उनके पास, तो उससे ये होगा
कि जो सब्जियां हैं वो स्वस्थ मिलेंगी उन्हें, उनके परिवार की जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, चाहे मिनरल हो, विटामिन हो, पूरी होंगी। फल उनके पास होंगे तो वर्ष भर हर समय फल हों, उसके हिसाब से वो अपने क्रॉप रोटेशन में फलों का भी समावेश करें। इसके अलावा जो सीमांत कृषकों के लिए पशुधन एक अच्छा विकल्प है। सामान्यतः यह देखा गया है कि सीमांत कृषकों के पास मैन पावर ठीक ठाक होती है, उनके पास फैमिली मेंबर होते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने उदाहरण के रूप में देखा है। तो इन लोगों के लिए पशुधन का विकल्प ले लें, सब्जियां ले लें, फल ले लें। इनके अलावा चाहे मशरूम का कंपोनेंट या पशुपालन में छोटे पशुओं का पालन जैसे मुर्गी पालन हो गया या बकरी पालन हो गया, इनके समावेश से उनकी इनकम अच्छे से बढ़ाई जा सकती है। और सारी की सारी तो नहीं, पर बहुत हद तक उनकी इनकम को हम इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि जहां पर उनको समझ लीजिए आधा हेक्टेयर खेत है, उनको 1 लाख की भी आमदनी नहीं है, समेकित कृषि प्रणाली से वो 1.5 से 2 लाख पहुंच जाएगी। इसके अलावा उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको संतुलित मात्रा में भरपूर पोषक तत्वों युक्त, चाहे वो नॉनवेज मटेरियल हो गया, चाहे सब्जी हो गई, चाहे फल हो गया, ये सब मिलेंगे। और ऐसे किसानों को बहुत जो खाद्यान्न फसलें हैं वो चाहें तो वो बाहर से खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर आपने दिया है छोटे और सीमांत किसानों के लिए। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं जो ईमेल के जरिए हमें मिला है। श्याम शर्मा जी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ये सवाल भेजा है कि वो 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इसमें और कौन से नए तरीके अपना सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। डॉक्टर तोमर। देखिए, प्राकृतिक खेती में एक तो निरंतरता आवश्यक है। आपने अभी 2 साल में ही शुरू किया है तो उसको आप निरंतर जारी रखिए, और उसमें आप पशुधन का इसमें वृद्धि करिए ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में गोबर युक्त खाद, गोबर से खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाए। और पशुपालन के माध्यम से ही आप जब उसके लिए चारा उत्पादन करेंगे तो ऑर्गेनिक चारा पैदा करिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जल संरक्षण के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी एक ही पहलू देख रहे हैं, मृदा का स्वास्थ्य। मृदा के स्वास्थ्य में अगर पानी अच्छा नहीं है तो पानी भी अगर कंटामिनेट में देखता हूँ कि बहुत सारे शहरों के आसपास में गंदे नालों का पानी खेती के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हैवी मेटल या माइक्रोबियल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे चीज़ों को हमें नकारना है, समझाना है, उनको इस्तेमाल में नहीं लाना है। तो ये एक विषय है। और हम उसको वर्षा जल को अगर हम संचित कर लें, और वर्षा जल को संचित करने के लिए खेत के अंदर ही हम अपनी डिग्गी बनाएं या जल का भंडारण कर लें, और उसको ड्रिप के माध्यम से या अन्य किसी भी तौर तरीके को अपना करके उस पानी को इस्तेमाल करें, तो ये एक और बेहतर आयाम उसमें जुड़ सकता है प्राकृतिक खेती की गुणवत्ता के सुधार करने में। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चंद्रभानु आपसे जानना चाहेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली की सफलता के लिए आप चलते चलते किसानों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। तो समेकित कृषि प्रणाली अपनाने के लिए हम किसानों को यह सलाह देना चाहेंगे कि उनकी परिवार की आवश्यकता क्या है, उनके क्षेत्र विशेष में कौन कौन से खेती के कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, उसके हिसाब से कृषि प्रणाली मॉडल के रिकमेंडेशंस हैं क्षेत्र विशेष के लिए, उनके हिसाब से फैमिली की खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन कंपोनेंट को समेकित कृषि प्रणाली में शामिल करें जो उस क्षेत्र विशेष के लिए अधिकतम लाभ दे सकें और परिवार की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, और साथ ही साथ मार्केट से खरीदी गई वस्तुओं पर उनका खर्चा कम हो और ओवरऑल खेती की लागत कम हो और किसान का नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही। डॉक्टर तोमर, आपसे हम चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती अगर किसान कर रहे हैं तो उनके सामने किस तरह की चुनौती आ सकती है और आप उन्हें क्या समाधान सुझाना चाहेंगे? देखिए, चुनौती के रूप में सबसे बड़ी बात आती है किसानों को जब उसमें कीड़ों का प्रकोप होता है। जी जी। तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है। तो जैसे मैं बात करता हूँ बैगन, क्योंकि मैं सब्जी का वैज्ञानिक हूँ तो मैं ज़्यादा उदाहरण सब्जियों के देना चाहूँगा। सब्जी जब आप बैगन लगाते हैं तो बैगन में शीर्ष बेधक एक कीड़ा आता है, और इसको नियंत्रित करने के लिए किसान भाई अक्सर जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, स्पाइनोसाइड आदि का। तो इसको अगर हमें छिड़काव को ख़त्म करना है, कम करना है, तो हमें
पौधशाला तैयार करने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, उनको हम संरक्षित अवस्था में तैयार करें ताकि प्रारंभ की अवस्था में उसमें किसी प्रकार के कीड़ों का नुकसान ना हो। दूसरा जो है, जो संभव है किसान, जैसे हम अपने आप को रात को सोते मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसान भाई भी कीट अवरोधी जाल घरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अंदर समय से जैसे ही फसल में वृद्धि होती है, पुष्पन आता है, तो हम फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से, मूल रूप से फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल मॉनिटरिंग के लिए सिफारिश की जाती है, लेकिन अब हम उसको मास ट्रैपिंग के लिए भी सिफारिश करते हैं कि आप किसान अगर मास ट्रैपिंग कर ले तो उसमें शीर्ष बेधक से होने वाले नुकसान से काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फल मक्खी के लिए हम फल मक्खी के जो ट्रैप हैं उनका इस्तेमाल करें। दलहनी फसलों में हम लोबिया है, गुआर है, उड़द है, या हमारी मटर है, फ्रेंच बीन है, इनके अंदर हम राइजोबियम टीके का इस्तेमाल करें। जी। और डॉक्टर तोमर, कुछ बेहतरीन उपाय आपने बताए कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर चंद्रभानु और डॉक्टर तोमर, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं और समेकित कृषि प्रणाली को अपना सकते हैं। इससे प्रकृति के साथ साथ आपका भी लाभ जुड़ा हुआ है, तो इन्हें जरूर अपनाएं अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो। आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के दौरान जिन विषयों पर बातचीत की जाएगी वो है मूंगफली उत्पादन की नई तकनीक और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमें सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल के जरिए अपने सवाल आप भेज सकते हैं। नाम के साथ साथ अपना स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल से आप जुड़ के कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और साथ ही जो अपने सवाल हैं या विचार है वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। ये टोल फ्री नंबर है, इसमें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।